गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। नेम, जिसका पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे। तो ये जो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध शुरू हुआ था। और शीत युद्ध में एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ, रूस। अमेरिका में एक गुट था और रूस का दूसरा गुट था। ये पूंजीवादी का समर्थन करता था और ये साम्यवादी का समर्थन करता था, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध का जो शुरुआत काल था, उसी समय हमारे बहुत सारे देश, जैसे एशिया में बहुत सारे देश था, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश आज़ाद हुआ था। ये गुलाम देश थे, अंग्रेजों के गुलाम थे बहुत सारे देश। कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री के गुलाम थे, ज़्यादातर अंग्रेज इंग्लैंड के ही गुलाम थे, जैसे हम लोग का इंडिया भी उस समय गुलाम था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये देश सब आज़ाद होने लगा। अब ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश है, बहुत सारे देश, इन महाद्वीपों के देश, ये देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें उस समय दुनिया में दो गुट था, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट, और दोनों के बीच में युद्ध का माहौल रहता था और दोनों युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो विश्व शांति के लिए खतरा था। अब इन जो नया नया आज़ाद हुआ देश जो गरीब था, इसको शोषण किया हुआ था। शोषण करने के बाद ये नया आज़ाद हुआ, ये बहुत गरीब पिछड़ा हुआ देश था। तो अब ये गरीब देश जो है, यहाँ पर जो पूंजीवादी देश है, इसको फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता है, प्रथम दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड। और जो साम्यवादी है, इसको सेकेंड वर्ल्ड, द्वितीय दुनिया, दूसरा दुनिया। और ये जो नया नया आज़ाद हुआ देश है, इसको बोला गया थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो ये नया जो आज़ाद हुआ, ये आज़ाद देश अमेरिका का समर्थन भी कर नहीं सकता था और रूस का समर्थन भी कर नहीं सकता था। हालांकि अमेरिका बोलता था मेरा समर्थन करो, रूस बोलता था मेरा समर्थन करो। लेकिन ये जो गरीब देश है, ये लोग जानते हैं कि गरीब देश की अगर अमेरिका का समर्थन किया तो फिर से अमेरिका का गुलाम जैसे ही होना पड़ेगा, और रूस का समर्थन किया तो फिर से रूस का गुलाम होना पड़ेगा। तो अभी अभी नया आज़ाद हुआ है, अभी अभी स्वतंत्र का हवा लिया है, फिर तुरंत इसका गुट में शामिल होके गुलाम जैसा नहीं रहना है। और एक चीज ये भी है कि ये जो बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, इन देशों को सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता, पैसा चाहिए, धन चाहिए। कौन देगा? ये दुनिया में दो ही शक्तिशाली देश था, धनी देश, या तो अमेरिका या रूस। और अमेरिका और रूस क्या करता था, जिसको भी आर्थिक सहायता देगा वो अपना गुट में शामिल करेगा। गुट में शामिल होना होगा तभी आर्थिक सहायता देगा, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो। तो इन देशों के बीच में एक चैलेंज आ गया कि हम किस गुट के तरफ में जाएं। और एक चैलेंज ये था कि जिस गुट में भी जाए हमें फिर गुलाम बनना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि ये जो देश है ये युद्ध नहीं करना चाहता है, ये विश्व शांति चाहता है। तो अगर हम लोग गुट में शामिल हो जाएंगे तो विश्व शांति होगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा युद्ध करता रहता है। तो गुटबंदी विश्व शांति के लिए खतरा है। तो अब सहायता भी चाहिए, आर्थिक सहायता भी चाहिए। तो क्या किया, तो इसमें इन देशों ने क्या किया, मिलके सबसे पहले 1955 में
बांडुंग सम्मेलन की, बांडुंग सम्मेलन 1955 में। बांडुंग इंडोनेशिया में है, जो इंडोनेशिया के बांडुंग में सम्मेलन होता है 1955 में। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक समस्या सुलझाया कि नेहरू जी ने कहा कि हम लोग तो अभी आज़ाद हुए देश है, और अगर हम लोग अमेरिका के साथ जाएंगे तो फिर अमेरिका का गुलाम बनना पड़ेगा, और सोवियत संघ के समर्थन करेंगे तो भी वहां का गुलाम बनना पड़ेगा। अगर हम लोग समर्थन भी नहीं करेंगे, वो लोग को मतलब समर्थन नहीं करेंगे, उन लोग के साथ नहीं जाएंगे, तो हम लोग को आर्थिक सहायता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, क्योंकि गरीब देश है। और अमेरिका या सोवियत संघ के सहायता से ही ये लोग देश आजाद मतलब आगे बढ़ सकता है। तो एक नेहरू जी ने समस्या ये दिया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक गुट बनाएंगे, हम लोग अपना एक गुट बनाएंगे जो थर्ड वर्ल्ड है, वो अमेरिका का भी समर्थन नहीं करेगा और रूस का भी समर्थन नहीं करेगा, लेकिन सहायता इससे भी लेगा और इससे भी लेगा। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि अगर ये देश एक साथ ना होता, याद रखना है, एक साथ अगर नहीं मिलता, अगर अकेला अकेला ये सोचता हिस्सा मतलब कि हम लोग किसी में शामिल नहीं होंगे लेकिन पैसा लेंगे, हम लोग शामिल नहीं होंगे पैसा लेंगे, अकेला अकेला करता तो ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यूएसए जिसको भी मदद करेगा उसको अपना गुट में लाएगा ही, और सोवियत संघ भी जिसको भी मदद करेगा उसको अपना गुट में लाएगा ही। लेकिन इन देशों ने क्या एकजुट होके किया, 1955 में ये फैसला किया, एकजुट होंगे हम लोग सब मिलके, जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। हम लोग ना तो यूएसए का समर्थन करेंगे ना रूस का समर्थन करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे भी सहायता लेंगे और इससे भी सहायता लेंगे। तो ये बढ़िया नीति, यहाँ पर बढ़िया समझदारी नेहरू जी ने ये सुझाव दिया। तो मोटा मोटी सब देश उसमें हाँ में हाँ मिलाया, और नया गुट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुट बोलना का मतलब ही है गुटबंदी, जो विश्व शांति के लिए खतरा है। ये विश्व शांति स्थापना करना चाहता है। ये गुट निरपेक्ष है, गुट से निरपेक्ष है, लेकिन ये एक दल, सहयोग दल बनाएगा, मतलब संगठन बनाएगा, कि ऐसा संगठन बनाएगा जो दुनिया को युद्ध से दूर रखेगा, विश्व शांति का स्थापना करेगा, सब कोई सहयोग के साथ मिलकर रहेगा, इस प्रकार का एक संगठन बनाया। इसको बोलता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष का जैसे नाम से ही पता है, गुटबंदी से अलग, निरपेक्ष माने अलग रहना, और एक आंदोलन है, ये दोनों गुट में शामिल नहीं होना, ये एक आंदोलन है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन अलाइंड, किसी से अलाइंड अटैच नहीं होना, टच नहीं होना, किसी से मिलना नहीं, मूवमेंट, और लेकिन सहायता दोनों देश से लेंगे, लेकिन दोनों के गुटबंदी में हम लोग शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार बोल के बांडुंग सम्मेलन में सबसे पहले 1955 में बांडुंग सम्मेलन में नेम का बीज बोया गया। इसका बीज सर्वप्रथम यहीं पर बोया गया। नेम जो नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन का बीज बोया गया। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बीज बोया गया, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर नेहरू जी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेहरू जी, तो अब नेहरू जी ने क्या किया कि जस्ट उसके एक वर्ष पहले 1955 से एक साल पहले 1954 की बात है, 1954 की बात है, इंडिया भारत और चाइना और चीन के बीच में एक समझौता होता है 1954 में। 1954 में एक समझौता होता है, 5 नीति बनाए जाते हैं, 5 नीति। क्या क्या नीति है? 5 नीति 1954 में एक मतलब दोनों के बीच में समझौता होता है। सबसे पहले एक दूसरे का संप्रभुता का सम्मान करेंगे, संप्रभुता का सम्मान, और दूसरा करेंगे एक दूसरे का संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा गैर आक्रमण, यानी कि आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के बीच में भी किसी को भी आक्रमण नहीं करेंगे, ये मान लिया, तो ये नीति बनाया, आक्रमण नहीं करना है। दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये सबका आंतरिक अपना मामला होता है, उसमें कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ये 1954 की बात है, जो भारत और चाइना के बीच में ये समझौता हो रहा है। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा है सहयोग, आर्थिक सहयोग करेगा या किसी भी प्रकार का सहयोग करेगा, और सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहेगा, मतलब सब रहेंगे साथ में, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से सब मिलके रहेंगे। इस प्रकार का ये 5वां नीति, यानी कि 5 नीति को अपनाया गया। 5 नीति को अपनाने के कारण ही इसको बोला गया है पंच, जैसे पंच से 5 शील नीति, पंचशील समझौता। ये 1954 की बात है, पंचशील समझौता नेहरू जी ने किया था, भारत और चाइना के बीच में जो हुआ था। अब 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन होता है, बांडुंग सम्मेलन जो होता है, जो बीज बोया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, इसमें इसी नीति के आधार पर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का भूमिका रूपरेखा तैयार किया जाता है। क्योंकि बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब खाका तैयार होता है और बीज बोया जाता है, और इसी को आधार माना जाता है। इसी पंचशील समझौता को ही नेहरू जी ने वहां पर रखा था। तो इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन तैयार होता है बनने के लिए, और ठीक 6 साल बाद में 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में जो है बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, यहाँ पर आंदोलन होता है 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, पहला सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में होता है बेलग्रेड में। तो ये जो बेलग्रेड में जो जहां पर पहला सम्मेलन होता है 1961 में, ये इसमें 25 देश शामिल था, 25 देश, तो 25 देश शामिल था। फिर हम लोग का लास्ट जो 2024 में भी एक हुआ था, इसमें 120 से भी अधिक देश था, यानी कि इतना सदस्य बढ़ गया है। तो ये इसका सक्सेस दिखाता है, कि सफलता दिखाता है कि ये कितना सफल हुआ है, क्योंकि ये विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया था। विश्व गुट निरपेक्ष, गुटों से अलग रहना। और शीत युद्ध तो खत्म हो गया हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वान इसके महत्व को लेकर आलोचना करते हैं कि शीत युद्ध तो खत्म हो गया, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या दरकार है। लेकिन आज के दुनिया में अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का दरकार है, क्योंकि हम लोग देखते हैं आज के दुनिया में भी फिर शीत युद्ध जैसा ही हाल हो रहा है। अभी जैसे ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध होना, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध होना, और रूस और अमेरिका एक दूसरे का विरोध में रहना, ये सब ये दिखलाता है कि शीत युद्ध फिर शुरू हो गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसमें नेहरू जी का महत्वपूर्ण भूमिका था, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री, सुकार्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, घाना के राष्ट्रपति नक्रुमा, टीटो, ये सब जो नेता थे, इन नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना करने में। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सिद्धांत अगर हम लोग बोलेंगे तो वो पंचशील समझौते का जो सिद्धांत है वही है। जैसे संप्रभुता का सम्मान करना, आंतरिक एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करना, और गुटों में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुट यानी कि गुटबंदी का विरोध करना, गुटबंदी का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, जितना भी विश्व के लिए खतरा है, साम्राज्यवाद का विरोध करना, और निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। निशस्त्रीकरण यानी कि हथियार का
हथियार का मतलब बड़ा बड़ा जो परमाणु बम ये सब हथियार है उसको मतलब छोड़ना, निशस्त्रीकरण, हथियार बिना रहना, विश्व को हथियार बिना रहना बहुत जरूरी है विश्व शांति के लिए। लेकिन अभी जिस प्रकार का भयानक भयानक बम का आविष्कार हुआ, मिसाइल का आविष्कार हुआ, ये सब विश्व शांति के लिए खतरा है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, युद्ध का हमेशा विरोध करता है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य यही रहा कि ये विश्व शांति का स्थापना करता है करे। तो विशेषकर यहाँ से साधारणतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषकर जितना भी हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उसमें आएगा नेम का पूरा नाम लिखने आएगा, नेम का पूरा नाम, और नेम इसका पूरा नाम में नेम क्या है बोल के भी आएगा। अगर नेम क्या है बोलेगा तो लिख देना है, इसका पूरा नाम लिख देने से भी हो, और लिखने का तो नहीं, ऑप्शन ही आएगा, तो पूरा नाम ही आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो नेम का पूरा नाम आएगा, नेम का स्थापना, नेम का पहला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये नेम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का बीज बोया कहाँ गया था, कहाँ बोया गया था, और पंचशील समझौता कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था पंचशील समझौता। पंचशील समझौते में कोई 5 नीति में कोई 1-2 नीति का वहां पर टिक करने के लिए आ सकता है। और पंचशील नेम का जो महत्वपूर्ण नेता का, किसी एक नेता का नाम टिक करने के लिए आएगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन रहेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन से। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पहला सम्मेलन कहाँ कब, इसको याद करना है। यहीं से कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो नेम का पूरा नाम क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेम का पहला सम्मेलन हो, यहीं पर लिख दिया है, कब आएगा। नेम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, अभी बताया था मैंने, बेलग्रेड में, बेलग्रेड, नेम का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कब हुआ था, 1961 में। बीज कहाँ बोया गया था, बांडुंग सम्मेलन में। सम्मेलन कब, 1955। पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954। किन के बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो एक बार फिर कॉन्सेप्ट अगर समझे तो एक बार मैं बता दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध काल में जब शुरुआत हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में, जब दुनिया 2 ध्रुव में बट गया था, 2 भागों में बट गया था, अमेरिका और रूस इस प्रकार 2 गुट में बट गया था, और युद्ध होने का, तीसरा विश्व युद्ध होने का चांस हो रहा था। और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, यानी कि शीत युद्ध के शुरुआत काल में ही, हमारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महादेश में बहुत सारे देश आज़ाद हुआ था, नया नया आज़ाद हुआ था। और इस देश को बोला जाता था थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया के देश ना तो अमेरिका का समर्थन करना चाहता था, ना तो सोवियत संघ का समर्थन करना चाहता था, क्योंकि इनके गुट में शामिल होने का मतलब ही है युद्ध को बढ़ावा देना। और इसीलिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, और दोनों से लेकिन आर्थिक सहायता लेंगे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के देश ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया जो शीत युद्ध काल में था, अभी भी है। शीत युद्ध काल में ना तो अमेरिका का समर्थन करेगा यानी कि पूंजीवादी का, ना ही साम्यवादी रूस का समर्थन करेगा, बल्कि सहायता दोनों देशों से रहेगा। यानी कि गुट निरपेक्ष रहेगा, सहायता लेगा लेकिन गुट निरपेक्ष रहेगा। विश्व शांति के लिए, विश्व में युद्ध हो ऐसा नहीं चाहता है। तो ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसका बीज बोया गया था
1955 में बांडुंग सम्मेलन में, और 1900 इसका पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, जहां पर 25 सदस्यों ने भाग लिया था, जो अभी बढ़ के 120 से भी अधिक हो गया है। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिद्धांत जो पंचशील समझौता है जो 1954 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, वही पंचशील समझौता को ही इसी में रखा गया है। और भी बहुत सारे सिद्धांत है, और ज्यादा सिद्धांत या उद्देश्य विश्व शांति के लिए ही है, जैसे साम्राज्यवाद का विरोध करना, युद्ध की नीति को विरोध करना, कोई झमेला होता है तो बातचीत से समाधान करना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, हथियार का प्रयोग न करना, बल का प्रयोग न करना, आक्रमण न करना, इस प्रकार का विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना, रंग भेद नीति का विरोध करना, विश्व शांति के लिए जो बने ये थर्ड वर्ल्ड यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन करता है। ये पंचशील समझौता जो 5 समझौता था 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच में, यही नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत का आधार है। तो इस प्रकार बहुत सारे विद्वान बोलता है कि ठीक है, अभी तो शीत युद्ध खत्म हो गया तो अब इसका भी महत्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्व में अभी भी विश्व शांति के लिए दरकार है। जिस प्रकार का विश्व का स्वरूप जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे 1991 में जो शीत युद्ध खत्म हुआ था, शीत युद्ध खत्म होने के बाद में विश्व एकल ध्रुवीय में यूनिपोलर सिस्टम में घुस गया था, जहां पर सुप्रीम पावर बना था अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे फिर अब दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम में जा रहा है, अभी बहुध्रुवीय में जा रहा है। बहुध्रुवीय में जाने से पहले अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज देखने को मतलब मिल रहा है कि 3-4 साल पहले से इधर